everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या है आखिरकार? देखिए, तो सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। इस सैंपल क्वेश्चन पेपर को इतना महत्वपूर्ण क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एकेडमिक ईयर 2022-23 में जो सभी स्टूडेंट्स अपना बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं, आप सभी लोगों के लिए यह बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पेपर से आपको आखिरकार यह पता चल जाएगा कि आपका पेपर कैसे आने वाला है। तो वो जो पेपर पैटर्न की हम बात करते हैं कि किस तरह का पेपर होगा, वो आपको यहां से समझ में आएगा। सो डोंट मिस दिस, इसे मिस मत करना, गलती से भी मिस मत करना। क्यों? क्योंकि दिस इज गोइंग टू डिफाइन अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, अ लॉट ऑफ tips and tricks which you have to follow while preparing for the board exam. तो 12th पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, तो हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे और एनालिसिस। देखो, सीबीएसई की वेबसाइट पे पेपर मिल जाएगा। अब एनालिसिस की अगर बात करें तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन तो सॉल्यूशन आप सबको मिल सकता है, लेकिन जरूरी जो है वो एनालिसिस है। इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझना, इसे मिस मत करना। फाइन। तो अगर सबसे पहले आप ये इंस्ट्रक्शन वाली जो चीज होती है, तो इंस्ट्रक्शन वाली चीज नॉर्मली होता क्या है कि इंसान सोचता है ये इसको फॉर ग्रांटेड लेके चलते कि ये तो हमें पता ही है, लेकिन यही चीज डिफाइन करती है। आपके सीनियर्स ने कोविड वाला जो टाइम पीरियड था, उस पूरे टाइम पीरियड में पेपर पैटर्न अलग आता था, टर्म 1 टर्म 2 ये सब कुछ, लेकिन आपका सब कुछ बदल गया है। कैसे? तो आप वापस बैक टू नॉर्मल वाली जिंदगी में हो। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा और पेपर जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का नहीं होगा, जैसे जो आपके सीनियर्स ने टर्म 2 में दिया था। पहली चीज। अब ये 80 मार्क्स के पेपर में देखो कितने क्वेश्चन है। अब आपको कोई क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है कि 25 क्वेश्चन में से 20 ही करना है, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 30 तक सारे क्वेश्चंस करना है। ठीक है? अब 1 से 30 तक में क्या कहानी है देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक में क्या है, 1 से 12 तक के तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स के हैं, एक एक नंबर के हैं, तो बहुत आसानी से करते चलोगे आप। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब सारे ही क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। फाइन। दूसरी चीज क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 से 18, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच वाले हैं, मतलब 6 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, वेरी शॉर्ट आंसर की कैटेगरी में आ जाएंगे। फाइन। फिर उसके बाद क्या है, 19 से 23, ये जो 4 क्वेश्चन है ये 4 नंबर कैरी करते हैं। अब 24 से 26, मतलब ये 3 क्वेश्चन के सेट जो है ना, 24, 25, 26, इसमें एक पैसेज बेस्ड, एक कार्टून बेस्ड और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। फाइन। तो अब इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन दैट क्वेश्चन आपको वैसे करना है, एक एक नंबर में है वो। तो ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद में 27 से 30 तक का जो सेक्शन है आपका, ये 6 नंबर का है, तो 4 क्वेश्चन आपके 6 नंबर के आएंगे। क्लियर हुआ? अब ये जो लास्ट सेक्शन है आपका, इस सेक्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस सेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है कि इंटरनल चॉइस दी है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी है, मतलब या तो ये कर लो या तो ये कर लो, ओवरऑल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस है कि ये 4 क्वेश्चन में आपको और में क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से पूरे पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको पेपर पैटर्न को समझना है और फिर आगे बढ़ना है। समझ में आया? तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, देखो तो मेरा एनालिसिस क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक की जो कहानी है ना, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए इजी पार्ट में आ जाएगा। ठीक है? वैसे पढ़ोगे तो सब इजी है, नहीं पढ़ोगे तो सब टफ है। तो इसमें क्योंकि एमसीक्यूज हैं सारे, तो ये एमसीक्यूज में उतना ज्यादा सिरदर्द नहीं है। फिर 12 के बाद में जैसे आप देखोगे क्या, 13 से 18 तक, तो 13 से 18 भी क्या है, वेरी शॉर्ट टाइप से है। 13 से 18 भी वेरी शॉर्ट वाले हैं। ठीक है? तो वेरी शॉर्ट वाले जो है, तो वेरी शॉर्ट वाले भी इजी की कैटेगरी में चले जाएंगे आपके लिए। क्लियर हुआ? मतलब इजी स्कोरिंग एरियाज बता रहा हूं मैं आपको। फिर उसके बाद में जो 18 के बाद में जैसे 19, 20, 21, 22 वाला सेक्शन जो है, ठीक है, 19, 20, 21, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ नहीं हुआ, 19, 20, 21, 22, 23, 5 क्वेश्चन जो है ये अगले 5 क्वेश्चन 19 से 23 तक, 19, 20, 21, 22, 23, ये 5 क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो 19 से 23 तक वाले क्या है, 4 मार्क्स वाले जो है ना, ये 4 मार्क्स वाला थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको क्या विशेषकर ध्यान रखना होगा चीजों को, कि ये लिखना है, तो इनके लिए थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा। वैसे अगर आप देखोगे क्या कि 23, 24 और 25, ये जो पैसेज बेस्ड, कार्टून बेस्ड और मैप बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन इसको भी इजी की कैटेगरी में डाल देते हैं हम, कारण कि ओवरऑल अगर अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन है तो ये आंसर, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें नंबर नहीं कटेंगे, आप आसानी से कर सकते हो, और नहीं पता तो पूरे भी कटेंगे, ये भी एक चीज है। तो उस तरह से ध्यान रखना।
तो अब जैसे आप देख रहे हो क्या, तो ये 23, 24, 25 नंबर के क्वेश्चन तो चले गए। अब उसके बाद सेक्शन क्या बच रहा है, 23, 24, 25, 26। तो इसमें पैसेज बेस्ड, कार्टून बेस्ड, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है, 23 से है, 24 से है, 24 से है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ 24 से 20, 24, 25, 26 तक है, 26 तक है, ठीक है। तो अब ये आपने देख लिया यहाँ पे क्या कि 19 से 23 हो गया, फिर 24 से 26, अब 27 से क्वेश्चन नंबर 27 से 27, 28, 29, 30, ये जो 4 क्वेश्चन रहेंगे तो ये 6 मार्क्स वाले रहेंगे आपके। फाइन, ये 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, तो इन 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। तो 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो है ये डिस्क्रिप्टिव है, लिख क्या ना भर के, मतलब 6 नंबर वाले और 4 नंबर वाले, यानी कि 5 और 3, 4 क्वेश्चन है, 10, 5 और 4 कितने हो गए, 9। तो ये 9 क्वेश्चन जो है आपके, इन 9 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, लिखना है बहुत ज्यादा रिगरसली। बाकी उसके अलावा ये जो 21 क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में, इन 21 क्वेश्चंस में चीजें थोड़ी सी रिलेटिवली आसान रहेगी। तो आप बोलो कि अब क्या करना है आपको बस ये देखना है कि हाँ इसकी व्यवस्था हमें करना है। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, तो जब आप आंसर्स पढ़ने के लिखने के हिसाब से डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को लिखोगे, चैप्टर को थोरोली पढ़ोगे, तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट द कमांड ओवर द डिटेल्स। जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप चीजें बन सकती है, उनमें आइडिया लग जाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर जो रहेंगे तो नो डाउट वहां पर लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो वो बन जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से कुछ एग्जाम पैटर्न आएगा आपका, पेपर पैटर्न इस तरह से आने वाला है, और इस पेपर पैटर्न को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करना। समझ में आ गया? तो ज्यादा मेहनत, ज्यादा फाइट हमें यहां मारना पड़ेगी। क्वेश्चन जो 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले, और टोटल 9 क्वेश्चन आ रहे हैं वो, ठीक है, टोटल 9 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। ये क्लियर हो गया? सो दिस इज द स्टोरी। ये पूरी की पूरी क्या है आपके सामने, कहानी है, ये पूरी की पूरी आपके सामने स्टोरी है, ठीक है। इंटरनल चॉइस सिर्फ 6 नंबर वाले क्वेश्चन में है, बाकी क्वेश्चंस जो है सारे कंपलसरी, उसमें ऑप्शंस भी नहीं है आपके पास। क्लियर हुआ? स्टार्ट करते हैं हम। एक बार आप सॉल्यूशन देना आपको, तो सॉल्यूशन देना मैं तो स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि मार्किंग स्कीम भी देता है सीबीएसई। कहां पे? सीबीएसई की वेबसाइट पे। तो इफ यू थिंक कि आप वो मार्किंग स्कीम से आंसर देख के आगे काम चला लोगे तो समय बचाओ, वैसा करो। और जिन्हें आंसर देखना है थोड़ा सा, तो वो आगे वीडियो को कंटिन्यू करो। हाँ, एक चीज, कुछ आंसर्स मार्किंग स्कीम में गलत दिए हैं एज ऑलवेज, ठीक है। हर बार क्या होता है, सीबीएसई जब मार्किंग स्कीम इशू करता है ना, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकलती है। तो इस बार भी कुछ गड़बड़ी है, तो वो सही करवा देता हूं। तो वो अगर देखना है तो देख लो, कुछ कुछ क्वेश्चंस में है वो, ठीक है। स्टार्ट करते, देखो क्या है, द मूवमेंट ऑफ अरब स्प्रिंग दैट बिगन इन 2019 लेटर टर्न इनटू अ। अरब स्प्रिंग एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, एक इंसान ने अपने आप को आत्मदाह कर लिया था उससे, ठीक है, भोगेती। तो वहां से एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में वो क्या बन जाता है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाता है, और बहुत सारे देशों में सरकारें गिरा देता है। एडिशनल टॉपिक है, आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो, जस्ट सर्च ऑन द यूट्यूब, यू विल गेट द वीडियो, ठीक है। अरब स्प्रिंग वाला देख लिया है? तो अरब स्प्रिंग वाला एडिशनल टॉपिक एनालिसिस में देते चलूंगा बीच बीच में। ये तो जो बताया वो तो ठीक था अपनी जगह, लेकिन समझो क्या आप देखोगे, पता है कि सैंपल पेपर, एक सैंपल पेपर के अंदर आपको एडिशनल टॉपिक 2-3 दिख रहे हैं। मतलब जो सीबीएसई अपना रेफरेंस मटेरियल देता है, उसमें जो एडिशनल टॉपिक देता है, उन एडिशनल टॉपिक्स को बिल्कुल भी ऐसा मत हल्के में मत लेना। हर बार रिपीटेटिव ईयर्स में, चाहे वो पिछले साल टर्म 1 का एग्जाम हो, टर्म 2 का एग्जाम हो, हर बार, हर साल एडिशनल टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो एडिशनल टॉपिक को सीरियसनेस के साथ कवर करना, ठीक है। तो जैसे क्या है, अरब मूवमेंट, जो अरब स्प्रिंग वाला मूवमेंट था, तो लेटर इट टर्न इनटू अ पॉलिटिकल मूवमेंट में बाद में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलिटिकल मूवमेंट, सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नेम द सोवियत लीडर हु फेस्ड अ कूप इन द ईयर 1991। 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब कौन था लीडर जिसने मिलिट्री कूप जो है उसे ऑब्जर्व किया? लोगों ने तख्ता पलट किसका करा था? मिखाइल गोर्बाचेव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ध्यान रखते चलना, कहां से आ रहे हैं वो पैटर्न ध्यान में रखते चलना, ठीक है। जैसे मैंने बताया, एडिशनल टॉपिक बुक के बॉक्स वाली जो चीज है, बुक के बॉक्स वाली चैप्टर के बीच में से तो आएंगे, कहां से आ रहे हैं, तो उस तरह से हम ध्यान देके वहां से पढ़ना शुरू करें। क्लियर हुआ? सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स फॉर द आसियान वे। सेलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द आसियान वे। तो आसियान नेशंस के कंटेक्स्ट में, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइफस्टाइल ऑफ आसियान मेंबर? नो, इट इज एन इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव इंटरेक्शन among ASEAN members can be, ठीक है। it is the defense policy followed by ASEAN members? नहीं। it is a philosophical principle that connects all the ASEAN member? नहीं, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक तरह का इनफॉर्मल कोऑपरेटिव इंटरेक्शन से, कोऑपरेटिव इंटरेक्शन है, जिसके चलते आसियान कंट्रीज आपस में इकोनॉमिक और सोशल इंटीग्रेशन दर्शाता है। तो बी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। समझ गए? आसियान वे कितने? 3 हो गए।
हाँ, 3 के बाद में अब चौथा क्वेश्चन ये जो आया देखो, चूज द करेक्ट सेट ऑफ कंट्रीज दैट रिफ्यूज टू अडॉप्ट द maastricht ट्रीटी एंड यूरोपियन करेंसी यूरो। अब सुनो मेरी बात, ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से आया है? सबसे पहले तो वो कि कहां से आया, तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाली जो बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें आप अगर चैप्टर 4 पे जाओगे, अल्टरनेटिव या फिर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जिस चैप्टर का नाम वो भी कर दिया है, उस चैप्टर को जब आप देखोगे ना तो एक चीज नोटिस करना, वहां पे उस चैप्टर में बॉक्स दिया गया है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आया है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो अब आपसे बोला गया चूज द करेक्ट सेट ऑफ कंट्रीज दैट रिफ्यूज टू अडॉप्ट द maastricht ट्रीटी। maastricht ट्रीटी क्या थी? 1992 में जो maastricht ट्रीटी साइन होती है, तो उस maastricht ट्रीटी के अकॉर्डिंग यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश होता है 1992 में, ध्यान है। अब वो बॉक्स जो दिया यूरोपियन यूनियन का टाइमलाइन, कुछ बच्चे पूछते हैं सर इन टाइमलाइन वाले बॉक्स को पढ़ना रहता है नहीं पढ़ना रहता है? देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सवाल आते हैं। अब आप बोलोगे सर ये रेड क्यों है? रेड इसलिए क्योंकि गलत है। मार्किंग स्कीम में डेनमार्क और स्वीडन दिया है, तो डेनमार्क और स्वीडन तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डेनमार्क और स्वीडन तो पहले ही यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन गए थे। अब जब यूरोपियन यूनियन का पार्ट थे तो वो maastricht ट्रीटी को एक्सेप्ट तो करेंगे ही करेंगे ना, maastricht ट्रीटी को एक्सेप्ट करेंगे, यूरो को करेंसी बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट आप ऑप्शंस को देखोगे तो चलो ब्रिटेन, फ्रांस है, कनाडा, स्वीडन होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे यूएसए और यूएसएसआर क्या यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनेगा? लॉजिक लगाओ, लॉजिक 1992 में बिल्कुल नहीं, है ना। तो लॉजिक से ही समझ में आ रहा है आपको। चूज द करेक्ट सेट ऑफ कंट्रीज दैट रिफ्यूज टू अडॉप्ट, तो रिफ्यूज करने वालों में यूएसएसआर सबसे पहले आगे खड़ा रहेगा। तो ये मार्किंग स्कीम में गलत आया है, समझ गए? मार्किंग स्कीम में गलत आया, तो यहां पे यूएस एंड यूएसएसआर इज द राइट आंसर। गॉट इट? तो सही कर लेना और इस तरह से लॉजिक लगा के काम करना। इस क्वेश्चन ने हमें एक बहुत अच्छी चीज सिखाई है कि लॉजिकल पार्ट से भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर बुक में कहीं नहीं दिया है, बुक में कहीं नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली जैसे देखोगे तो यार दिखेगा 73 में डेनमार्क, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये डेनमार्क वगैरह तो पहले ही जुड़ गए थे ना, तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन्होंने रिफ्यूज किया हो। 1992 में जिस अगर आप देखोगे maastricht ट्रीटी जब साइन की जाती है, 1992 कहां गया, ठीक है, maastricht ट्रीटी जब साइन की जाती है, हाँ ये रही 1992 में 7 फेब को maastricht ट्रीटी साइन की जाती है, यूरोपियन यूनियन को एस्टैब्लिश किया जाता है, तब यूएसएसआर उसका पार्ट नहीं बनेगा। समझ गए क्या कहानी है? असर्शन रीजन, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मींस टू अवॉइड वायलेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच कंट्री शेयर आइडियाज, इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल्स, ठीक है। तो अब आप बताओ जरा, असर्शन सही है, रीजन सही है, तो असर्शन और रीजन तो दोनों सही है, लेकिन अगर आप बात करेंगे कि क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो वो आपको समझाना होगा। तो बिकॉज लगा के देखा करो, वो कॉन्सेप्ट आजमाया करो, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट आजमाया करो कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मींस ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस बिकॉज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच कंट्री शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल्स, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आइडियाज वगैरह तो शेयर किया जाता है, लेकिन क्या होता है इससे, ऐसा नहीं कि आइडिया शेयर कर दिया तो वायलेंस नहीं होंगे, लड़ाई तो फिर भी हो जाती है आंख के एक दूसरे को। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ गए? अगला क्या है? द रियल चैलेंज ऑफ इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम अपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी, ठीक, ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि आप जिस देखोगे सिंडिकेट्स वगैरह का जो ग्रुप था वो अपोज करता था, तो शी हैड टू डील विद सिंडिकेट, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स विद इन द कांग्रेस। ये भी सही है, ये भी सही है। और क्यों उसको मतलब अपोजिशन से चैलेंज नहीं था, इंटरनल चैलेंज क्यों था? क्योंकि उसकी पार्टी का जो एक ग्रुप था, जो ओल्ड लीडर्स थे, दे वर वांटिंग दैट कि इंदिरा गांधी एक तरह से क्या रहे, गूंगी गुड़िया बन के रहे। समझ में आया? तो बोथ ए एंड आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ गए ये चीज? नेक्स्ट क्या है? टेररिज्म रेफर्स टू, टेररिज्म क्या है? तो बॉम्ब ब्लास्ट इन द मार्केट प्लेस और ट्रेन। अब कुछ बच्चे पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कूद पड़ते कि हाँ यही सही है, लगा दो, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि टेररिज्म जो है, पहले सारे ऑप्शन तो पढ़ो, ये गलती कभी नहीं करना। तो सिस्टमैटिक क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन सोसाइटी यूजिंग ब्रूटल वायलेंस, ठीक है। एन एक्सटर्नल अटैक बाय एनी मिलिटेंट ग्रुप, ठीक है। वायलेंस क्रिएटेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल और एन इंडिविजुअल। हर ऑप्शन सही लग रहा है कि नहीं? हर ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन आंसर एक ही होगा। तो अब एक आंसर में क्या लगाओगे आप? तो यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है सिस्टमैटिक क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन सोसाइटी यूजिंग ब्रूटल वायलेंस। तो बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, which of the following statements about नीति आयोग are true? अगेन एडिशनल टॉपिक से फिर क्वेश्चन आया। मैंने आपको एक एडिशनल टॉपिक का क्या बता दिया, अरब स्प्रिंग। अब ये दूसरा एडिशनल टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, नीति आयोग। नीति आयोग का है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में एडिशनल टॉपिक।
तो एडिशनल टॉपिक्स आप बुक को एक टाइम थोड़ा कम पढ़ना, लेकिन एडिशनल टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना भाई साहब, ठीक है। एडिशनल टॉपिक्स में रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो, ठीक। तो अब यहां पे आप देखोगे क्या पूछा है, स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग आर ट्रू, कौन से स्टेटमेंट सही है। मार्किंग स्कीम में सी बताया है, अगेन मार्किंग स्कीम में सी बताया, मैं बताता हूं गलत कैसे है, देखो। तो नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के थिंक टैंक की तरह काम करता है नीति आयोग, सही बात है, ये तो सही है, ट्रू है, ठीक है। नीति आयोग एक्ट्स अगेंस्ट टेररिज्म, अभी देखते हैं हाँ या ना में रखते हैं उसको, ठीक है। तो फिर जो रैपिड एक्शन टास्क फोर्स नहीं, क्या नाम है उसका, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है, वो क्या बोलेगी हम जॉब छोड़ दे, ठीक है। तो नीति आयोग सारे काम नहीं कर लेगा ना। तो अब आगे देखते हैं क्या है। नीति आयोग एक्ट्स इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जी हाँ, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस बेहतर करे, ये बात भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट भी सही है। अब फोर्थ वाला देखो क्या है, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग डिसाइड्स मोर रोल फॉर बिगर स्टेट्स एंड स्मॉलर रोल फॉर स्मॉलर स्टेट्स, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप अगर एडिशनल टॉपिक का मतलब द राइट आंसर इज 1 and 3, 1 और 3 सही है, ये वाला गलत है। मार्किंग स्कीम में इसको सही बताया जा रहा है, लेकिन मार्किंग स्कीम में गलत बताया है, क्यों, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट ही गलत है। मैं आपको समझाता हूं कैसे, देखो, ये एडिशनल टॉपिक दिया है, सीबीएसई ने दिया है एडिशनल टॉपिक। इस एडिशनल टॉपिक में जैसे अगर आप देखोगे लास्ट लाइन क्या लिखी है, द नीति आयोग एक्ट्स इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज इट इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द कंट्री, हर स्टेट का इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है, कौन, नीति आयोग। और यहां क्या लिखा है, नीति आयोग डिसाइड्स मोर पावर फॉर बिगर स्टेट्स एंड स्मॉलर रोल फॉर स्मॉलर स्टेट्स, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमें ट्रू वाले पता करना था, हेंस प्रूव, मैथ्स छोड़ के आ गए, लेकिन मैथ्स के तरीके से बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, डी शुड बी द राइट आंसर। क्यों, समझ में आया ना, डी क्यों राइट आंसर होगा, क्योंकि एडिशनल मटेरियल में खुद लिखा है कि वो ये इंश्योर करता है क्या, कि इक्वल पार्टिसिपेशन हो सारे स्टेट्स का। क्लियर हुआ, तो वो ऐसे भेदभाव नहीं करेगा छोटे भाई बड़े भाई में। तो डी इज द राइट आंसर, डी होना चाहिए, इसका राइट आंसर सही कर लेना। अगला, नेम द पर्सनालिटी हु ड्राफ्टेड सेकंड 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान किन्होंने ड्राफ्ट किया था, फर्स्ट 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान। सेकंड 5-year प्लान में हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट हो सके। जवाहरलाल नेहरू के दोस्त बने कौन, पीसी महालनोबिस, ठीक है। तो पीसी महालनोबिस इज द राइट आंसर। गेटिंग द आइडिया। आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, एक और मैं आपको निंजा टेक्निक बता रहा हूं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना और इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। क्या, कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं ना, तब ये जरूर एक बार रिकॉल कर लिया करो कि किस चैप्टर से उठ के आया है। जब हम ये नैरो डाउन कर लेते हैं ना, किस चैप्टर से उठ के आया है सवाल, तो हमें आंसर को प्रिसाइजली पॉइंट करने में और आसानी हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, अरेंज दी फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है सारा, ठीक है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सेकंड जनरल इलेक्शंस, वीवी गिरी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फोर्थ जनरल इलेक्शन। अब इसके लिए जरूरी है कि डेट पता हो, हमें जरूरी नहीं है कि डेट पता हो, डेट नहीं भी पता होगी तो भी थोड़ा काम चल जाएगा कहानी मिला के। जैसे क्या है, सेकंड जनरल इलेक्शन, तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब ये तय है कि फोर्थ से पहले ही आएगा, तो मतलब थर्ड के पहले ही आना चाहिए फर्स्ट वाला, थर्ड के पहले आ रहा है जहां फर्स्ट वाला, और जहां थर्ड पहले हो गया तो ये ऑप्शन तो हटा ही दो, ये ऑप्शन हटा देंगे हम। लॉजिक लगाओ, क्यों, क्योंकि पहले तो 1 ही आएगा ना, 1 क्यों आएगा, क्योंकि सेकंड जनरल इलेक्शन पहले आता है, तो ये हट गया। फिर क्या है, ये वाला भी हट जाएगा क्योंकि इसमें भी थर्ड पहले आ रहा है। अब 2 ही ऑप्शन बच गए। कुछ नहीं पता है, जिसे कुछ नहीं पता है चैप्टर में क्या चल रहा है, वो भी लॉजिक लगा के काम कर सकता है कि सेकंड जनरल इलेक्शन पहले होंगे और फोर्थ बाद में होगा, तो 1 और 3 जो है, तो उसमें 3 आगे आ ही नहीं सकता है, तो 3 जहां जहां आगे आया वो हमने हटा दिया, ठीक है। अब बचे 2 हैं। अब देखो क्या है, तो सेकंड जनरल इलेक्शन आपको अगर ध्यान हो तो कब हो जाता है, 1957 में हो जाता है, ठीक है, 1957 में। फोर्थ जनरल इलेक्शन कब होगा, 1967 में हो जाएगा, ठीक है। अब जो वीवी गिरी को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, तो कांग्रेस में इंटरनल लड़ाई चल रही थी, वो सारी चीजें, तो वो फोर्थ जनरल इलेक्शन के बाद की ही कहानी रहती है, फोर्थ जनरल इलेक्शन के बाद की कहानी रहती है, इंदिरा गांधी के पावर में आने के बाद की कहानी रहती है, आई गेस 1969 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये 1969 की कहानी हो गई है। तो फर्स्ट सेकेंड मतलब क्रोनोलॉजी में पहले ये हुआ, फिर दूसरे नंबर पे ये हुआ, फिर तीसरे नंबर पे ये हुआ, ठीक है। और कांग्रेस आर जो थी, ठीक है, इंदिरा गांधी की, तो कांग्रेस आर ने सीपीआई के साथ अलायंस लिया और बहुत सारी सीट जीती 1971 के चुनाव में। ध्यान आ रहा है? अगर आप बोलोगे सर कुछ ध्यान नहीं आ रहा, अब हो सकता है आप में से मेजोरिटी बच्चे ऐसे हो जिन्होंने अभी पढ़ाई ना हो कुछ, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि क्या अप्रोच फॉलो करना है। मैं वही कह रहा हूं,
जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो एक तरीका समझ लो कि हाँ ऐसा पेपर आएगा और ये लॉजिक लगा के सॉल्व करना है, और जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो फिर समझते चलो कहानी। ठीक है, इसीलिए मैं आंसर अभी जैसे लॉन्ग आंसर दिखाएंगे तो लॉन्ग आंसर क्या है उसमें लिखा है बस, वो तो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं क्यों फोकस कर रहा हूं उस पर, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन है। वहां तो मैं पढ़ के सुना दूंगा, मार्किंग स्कीम आपके पास है, आप आंसर वहां से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेकिन ये वाली चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि एक एनालाइज करने वाली वो रहना चाहिए समझ। तो फर्स्ट सेकंड मतलब फर्स्ट थर्ड सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकंड और फोर्थ, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, है ना। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फाइन, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर। अगला, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेम द जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट हु डिक्लेयर्ड मिसेस इंदिरा गांधीज इलेक्शन इनवैलिड। किसने बताया था? ठीक है, तो जगमोहन लाल सिन्हा ये जज थे उस समय पे, जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने इंदिरा गांधी के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे जिन्होंने क्या कर दिया था, बोल दिया था इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था इंदिरा गांधी के इलेक्शन को। जगमोहन लाल सिन्हा इज द राइट आंसर। अगला, फाइंड द ऑड वन आउट इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन की बात करी, रेलवे वर्कर्स की स्ट्राइक हो रही थी वो एक कारण था, गुजरात मूवमेंट भी एक कारण था, नक्सलाइट मूवमेंट थोड़ा सा ऑड वन आउट हो गया, ये बात की कहानी है। ठीक है, तो नक्सलाइट मूवमेंट जो है मतलब ये अलग कहानी है, बात की तो नहीं कहेंगे, अलग कहानी है, तो नक्सलाइट मूवमेंट ऑड वन आउट हो गया, सी इज द राइट आंसर। समझ गए? तो इसी के साथ सेक्शन ए जो है आपका वो खत्म हुआ, सेक्शन ए खत्म हुआ। अब डिस्क्रिप्टिव वाले में अगेन मैं बता रहा हूं, देखो डिस्क्रिप्टिव वाले में ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है, सीबीआई की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से मार्किंग स्कीम में सब कुछ सही सही सा चल रहा है। ठीक है, तो अब जैसे पढ़ना शुरू करें तो हाईलाइट एनी वन फीचर ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड एज विजुअलाइज्ड बाय बोथ रशिया एंड इंडिया। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब क्या है कि जहां पे मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर हो, तो क्या है आपको यहाँ पे हाईलाइट एनी वन फीचर ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो यहाँ पे सेंटर्स ऑफ पावर मल्टीपल होना चाहिए। इंडिया और रशिया दोनों ही कैपेबल है कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक सेंटर ऑफ एक पोल ऑफ पावर बने, सिंपल सी चीज है। तो फीचर ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड एज विजुअलाइज्ड बाय बोथ इंडिया एंड रशिया, अब ना वर्ल्ड यूनिपोलर रह गया ना बाइपोलर रह गया, मल्टीपोलर हो गया। को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर इन इंटरनेशनल सिस्टम, टू कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्स, negotiated settlements of international conflicts and independent foreign policy for all countries, decision making through bodies like UN, ये सारे फीचर्स हैं। आपको जितना पूछा है हाईलाइट एनी वन फीचर, तो वन फीचर लिख के आगे बढ़ जाना आप। ठीक है, आइडियली ये रहेगा, मैं आपको थंब रूल बता रहा हूं कि आप जब आंसर लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव आंसर, जितने नंबर का क्वेश्चन उतने मिनिमम आइडियाज, उतने मिनिमम पॉइंट्स पिच करना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। अननेसेसरी वहां पे जलेबी नहीं बनाना है कि ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, और बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, बहुत कम लिख रहे हैं। आपको अप्रोच सीधी रखना है। पॉइंट से मेरा मतलब होता है आइडियाज, पॉइंट से मेरा मतलब होता है आइडियाज। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 आइडियाज उस क्वेश्चन में लिखो और आगे बढ़ो। समझ गए? तो ये आंसर हो गया सिंपल मल्टीपोलर वर्ल्ड का। अगला, नेम द कंट्रीज इंक्लूडेड इन साउथ एशिया एंड सजेस्ट वन वे टू एनहांस पीस एंड कोऑपरेशन इन दिस रीजन। साउथ एशिया में कंट्रीज कौन सी आ जाएगी? ठीक है, तो इसमें आप जैसे आप देखेंगे तो एमबीबीएस करके एक शॉर्ट फॉर्म चलता है, ध्यान है? ठीक है, तो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो साउथ एशिया में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एज वेल एज अफगानिस्तान, ये सारी कंट्रीज जो है तो साउथ एशिया की कंट्रीज हो गई है। अब आप आगे और बढ़ेंगे इसमें, तो आगे क्या पूछा, ये एक पार्ट हो गया, सजेशन वन वे टू एनहांस पीस एंड कोऑपरेशन। तो पीस एंड कोऑपरेशन के लिए क्या कर सकते हैं? पीस एंड कोऑपरेशन कैन बी एनहांस थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सार्क। साउथ एशिया में आप एक इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, सार्क जैसी, साफ्टा जैसी, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलाया जाए ताकि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सिंपल। क्वेश्चन देखो, आंसर आने से ज्यादा जरूरी ये है कि आप क्वेश्चन देखो। क्लियर हुआ? हाईलाइट एनी 2 इश्यूज दैट डोमिनेटेड द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। 2 इश्यूज नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पॉलिटिक्स को जो डोमिनेट कर गए, वो क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे अगर आप देखोगे तो मूवमेंट्स अगेंस्ट द आउटसाइडर्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे जो मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर जो है आसाम वगैरह में आपको देखने को मिला, जो हमने चैप्टर में पढ़ा है। अब ऐसे इशू तो बहुत सारे, लेकिन वो लिख सकते हो। फिर उसके बाद में एक मुद्दा ये भी रहा बड़ा, कौन सा एक मुद्दा, आप बोलोगे सर यार चैप्टर, देखो बाबू एक चीज बताता हूं मैं आपको, हाथ पकड़ा है, मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर रिपीट कर रहा हूं, तो थोड़ा सा बस टाइम दो, आपके बोर्ड में समय है, वो जो चैप्टर आपके बच रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, एंड रेस्ट यू पीपल नो। ठीक है, कि किस तरह से आपको चैप्टर्स कंप्लीट करना है अपने, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो वो चैप्टर आप आपके एंड पे कंप्लीट करो। ये जो एक राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, और उस बुक में भी 1-2 इन्वायरमेंट वाला, टेररिज्म वाला, इंटरनेशनल जो ग्लोबल सिक्योरिटी वाला चैप्टर है, वो सारे जो बच रहे हैं 4-5 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में बच रहे हैं, 4 आई गेस, हाँ 4 या 5। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे
before your exams you will have the sufficient time to complete or to revise those chapters. I have completed the additional topics also. आप पढ़ना तो शुरू करो यार, आपके एंड पे करना तो शुरू करो, ठीक है। बाकी जहां जरूरत लगेगी यू विल फाइंड मी स्टैंडिंग बिहाइंड यू पीपल, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये हो गया हाईलाइट एनी टू इश्यूज दैट डोमिनेट द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में दो मुद्दे, ये एक तो सक्सेशन का मूवमेंट बहुत तेज चला वहां पे, अलग भागू तरह से उठाने लगे मुद्दे स्टेट्स, और दूसरा क्या है कि वहां पे जैसे असम में जब मूवमेंट चले किस चीज के लिए, जो आउटसाइडर्स आ रहे थे उनको उनके अगेंस्ट में, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। टू इश्यूज दैट डोमिनेटेड द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है, ऑटोनॉमी की डिमांड ज्यादा बड़ी, मूवमेंट फॉर सक्सेशन एंड अपोजिशन टू आउटसाइडर्स, ये चीज क्लियर हुआ। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना ही लिखना है बस, ज्यादा नहीं, क्लियर हुआ। आगे, while throwing some lights on the मंडल issue, give one reason for anti मंडल protest in India, ठीक है। एंटी मंडल मतलब क्या है कि मंडल कमंडल की अगर बात करें हम, देखो उस समय की जो पॉलिटिक्स थी, मतलब जो ट्रेंड्स इन दी पॉलिटिक्स वाला जो लास्ट चैप्टर है आपका, इस चैप्टर को अगर आप देखोगे ना तो इसमें अच्छे से बताया गया है क्या कि जब मंडल कमीशन आया तो उसने रिजर्वेशन की बात करी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन की बात करी, तो जिन्हें रिजर्वेशन मिल रहा था वो उसका सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग उसे अपोज कर रहे थे। तो पॉइंट यही पूछा गया, गिव वन रीजन फॉर एंटी मंडल प्रोटेस्ट, व्हाट वाज द रीजन। तो अब मार्किंग स्कीम में जैसे अगर आप देखोगे ना, तो मार्किंग स्कीम में ये वाला पॉइंट नहीं दिया, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड करा है, कारण बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एंटी मंडल प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे, मतलब ऑल दोस हु आर अपोजिंग द एंटी मंडल कमीशन, व्हाई दे वर अपोजिंग, क्योंकि उसके चलते उन्हें लगता था कि उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएगी क्योंकि रिजर्वेशन दे दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट मार्किंग स्कीम में नहीं दिया, लेकिन आंसर इसका यही होना चाहिए एग्जैक्टली, समझ रहे हो ना क्यों, क्योंकि जो सवाल पूछ रहा है वो तो बोलो, ठीक। तो बाकी मंडल कमीशन के बारे में बता दिया है। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन इन 1990। द रिकमेंडेशन वाज दैट 27% जॉब्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिजर्व्ड for the other backward classes, ठीक है। This led to the violent anti-mandal protest in different parts of the country. This dispute between the supporters and the opponents of OBC reservation was known as मंडल issue, ठीक है। और ये जो सपोर्ट कर रहे थे और जो प्रोटेस्टर्स थे, तो उनके बीच में झड़प होना, सरकार आगजनी होना, देश का बंद होना, ये सारी चीजें समस्या है। तो एंटी मंडल प्रोटेस्ट का मेन कारण यही था कि पीपल वर fearful that this will affect thousands of job opportunities. That is the case. समझ गए क्या है। 17, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो इवैल्यूएट बैलेंस ऑफ पावर एज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इवैल्यूएट करना है बैलेंस ऑफ पावर एज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। बैलेंस ऑफ पावर क्या है? बैलेंस ऑफ पावर ये है कि कोई एक कंट्री जो किसी एक रीजन में डोमिनेट ना कर जाए, हर कंट्री मतलब हर रीजन में अलग अलग बैलेंस पावरफुल कंट्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर ये, अब वो ये सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है अगर आपने इंतजार कर रहे हो, पढ़ा ना हो, तो चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो और क्लियरिटी मिल जाएगी। बाकी अभी समझा देता हूं कि गवर्नमेंट आर वेरी सेंसिटिव टू द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन देयर कंट्री एंड अदर कंट्रीज। दे डू वर्क हार्ड टू मेंटेन अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पावर विद अदर कंट्रीज, स्पेशली दोज विद whom they have difference or with those they have had conflicts in the past. A good part of maintaining balance of power is to build up one's military power, ठीक है। Although economic and technological power are also important since they are basis for military power. तो बैलेंस ऑफ पावर में आपको ये है कि आपको क्या करना है, अगर आपका एनिमी जो है, ठीक है, वो ज्यादा पावरफुल हो रहा है तो आपको उसके बराबर जाना पड़ेगा। क्लासिकल एग्जांपल ये है कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में क्या है, आर्म्स रेस चल रही थी। इन्होंने बोला कि यूएसए के पास हथियार ज्यादा होगा तो यूएसएसआर जो है खाएगा नहीं, लेकिन हथियार पहले बनाएगा, क्योंकि वो बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखना है। समझ गए वो चीज। अगला क्वेश्चन, हाउ फार डिड राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी लॉन्गवाला अकॉर्ड सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग नॉर्मलसी इन पंजाब। अब जैसे अगर आप देखेंगे, ठीक है, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट वाले चैप्टर से अगेन, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि नॉर्मलसी जो है, मतलब कि पंजाब में जैसे आप देखेंगे तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जब चलाया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में, और जैसे जो खिलाफत इशू जब बहुत ज्यादा चरम पर था, तो उस समय इंदिरा गांधी के जाने के बाद में राजीव गांधी ने उस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि राजीव गांधी ने क्या किया है, अलग अलग जगह एक जो मतलब राजीव गांधी का एक मेजर अचीवमेंट जो है, तो जो कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स थे उन पे उन्होंने प्रयास किया सुधारने का, चाहे वो पंजाब की बात हो, नॉर्थ ईस्ट की बात हो, ठीक है, हर जगह उन्होंने चीजों को सुधारने की कोशिश की है। तो वैसे ही आप राजीव गांधी लोगों वाला अकॉर्ड की अगर बात करोगे तो वो कितना सक्सेसफुल रहा इन ब्रिंगिंग नॉर्मलसी इन पंजाब, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। क्यों? क्योंकि अकॉर्ड के बाद भी वायलेंट
राइट्स और कह सकते हैं इवेंट्स देखने को मिलते रहे थे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, राजीव गांधी लोंगवाला अकॉर्ड और द पंजाब अकॉर्ड was a step towards bringing normalcy to Punjab, but peace did not come easily or immediately. तो easily immediately peace नहीं आई है। साइकिल ऑफ वायलेंस जो कंटिन्यूड नियरली फॉर अ डिकेड, अगले 10 साल तक वो चलता रहा। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू इंपोज प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट एंड नॉर्मल इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस वर सस्पेंडेड। इट वाज नॉट इजी टू रिस्टोर पॉलिटिकल प्रोसेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड वायलेंस। ठीक है, और जैसे इलेक्शन हुए भी थे 1992 में, तो मात्र 24% इलेक्टर्स जो वोट देने गए थे। तो ये दर्शाता है कि पंजाब अकॉर्ड के बाद भी चीजें उतनी नॉर्मल, उतनी कह सकते हैं आसान नहीं हुई थी पंजाब अकॉर्ड के बाद भी। ठीक है, पंजाब अकॉर्ड के बाद में पीस रिटर्न टू पंजाब बाय द मिडिल ऑफ 1990s। समझ में आ गया? चलो, तो ये सेक्शन बी जो था, सेक्शन बी क्लियर है? अगर सेक्शन बी क्लियर है तो फिर हम सेक्शन सी पे चलते हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है आपको, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल लेके चलना है। ठीक है, अब आते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन में। 3 नंबर वाले क्वेश्चंस क्या है देखो, तो सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सेस टू द चैलेंज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैव come, 3 नंबर नहीं 4 नंबर वाले, सॉरी, डिग्रेडेशन हैव कम फ्रॉम द एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू द मूवमेंट अगेंस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ, अगेंस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट मेगा डैम्स। तो इसमें 2 चीज जो ध्यान रखना है, बस वो ध्यान रखना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो आपको बस इसलिए कि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा जैसा बड़ा लगे, आपको एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को बताना है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ और मेगा डैम्स के कंटेक्स्ट में। तो मेगा डैम्स का कंटेक्स्ट में तो जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, कि कैसे मेगा डैम्स के अगेंस्ट में एक मूवमेंट चला, सालों तक चला, लेकिन अल्टीमेटली वो डैम बना। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर डैम। और फिर जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ में, जैसे अगर आप देखोगे तो अफ्रीका में जो माइनिंग वगैरह हो रही है वो वाला, ठीक है, साउथ अमेरिका में जो माइनिंग हो रही है, तो वहां से एग्जांपल्स उठा सकते हैं आप। क्लियर हो गया? एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ की अगर बात करें तो द मिनरल इंडस्ट्री, मतलब मिनरल माइनिंग इंडस्ट्रीज कैसे एक्सप्लॉइट करती है, तो उसके चलते एनवायरमेंटल मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुए। तो द मिनरल इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ठीक है, इट्स यूज ऑफ केमिकल, इट्स पॉल्यूशन ऑफ वाटरवेज and land, its displacement of community continue to invite criticism and restraint in various parts of the globe. One example is Philippines. ठीक है, जैसे फिलीपींस की अगर हम बात करें तो फिलीपींस where the vast network of group, फिलीपींस कहां पे आ गए आप? इंडिया के इधर साउथ एशिया में, और खास करके क्या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का। ठीक है, तो वन एग्जांपल ऑफ फिलीपींस वेयर द वास्ट नेटवर्क ऑफ ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, खास करके जैसे ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग इंडस्ट्रीज जो है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? वन एग्जांपल इज ऑफ फिलीपींस वेयर द वास्ट नेटवर्क ऑफ ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस campaign against the western mining corporations, an Australian based multinational company, much opposition to the company in its own country. Australia is based on the anti-nuclear sentiments and advocacy for the basic rights of Australian indigenous peoples. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल हो गया माइनिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ का। मेगा डैम्स की अगर बात करें तो 4 नंबर के क्वेश्चन है, देखो 1 2 3 4 सैंपल पेपर ये सजेस्ट कर रहा है कि 4 आइडियाज पिच कर दो आप। तो टुडे wherever a mega dam is being built in the world, one is likely to find an environmental movement opposing it. ठीक है, the early 1980s saw the first anti-dam movement launched in the north, namely the campaign to save Franklin River and its surrounding forest in Australia. ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है, फ्रैंकलिन रिवर के ऊपर जो डैम बनाया जा रहा, तो चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हो, हर जगह आपको ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा एंटी डैम मूवमेंट जो है, प्रो रिवर और एंटी डैम मूवमेंट्स। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन इज वन ऑफ दीज बेस्ट नोन मूवमेंट्स। समझ गए? अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है? ठीक है, एरिया ऑफ कोऑपरेशन एक्सप्लेन कर दो, और एरिया ऑफ डिसएग्रीमेंट भी। एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है? तो एरिया ऑफ कोऑपरेशन में जैसे अगर आप देखोगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर लो, एरिया ऑफ कोऑपरेशन की अगर आप बात कर लोगे तो एनर्जी की बात कर लो। लेकिन वहीं पे डिसएग्रीमेंट क्या है? तो जैसे रिलीजियस कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट्स हैं, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स है, ऐसे हैं कि बांग्लादेश, इंडिया इज ब्लेमिंग बांग्लादेश फॉर गिविंग ग्राउंड टू दी एंटी, कह सकते हैं एंटी रिलीजियस एक्टिविटीज ऑन अगेंस्ट इंडिया ऑन देयर लैंड। फिर उसकी चीज वाटर शेयरिंग को लेके है। ठीक है, तो आपको वही बड़ी बड़ी पॉइंट्स जो है, हेडिंग्स जो है, आइडियाज जो है वो पिच करना रहते हैं।
क्लियर हुआ? 4 नंबर में जैसे देखें तो एरिया ऑफ कॉपरेशन लिख दिया आपने, क्या है एरिया ऑफ कॉपरेशन, जैसे तो लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है, कॉपरेशन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, इकोनॉमिक रिलेशंस हैव इंप्रूव्ड कंसिडरेबली, ट्रेड हो रहा है, ये सारी चीजें, ये तो एरिया ऑफ कॉपरेशन हो गए। लेकिन एरिया ऑफ डिसएग्रीमेंट में जैसे देखोगे तो रिवर वाटर डिस्प्यूट, शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बांग्लादेश में इंडिया से ही बह के जा रही है, ठीक है। तो रिवर वाटर डिस्प्यूट, शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर has been a bone of contention. Indian government is unhappy over the denial of illegal immigration by Bangladesh. ठीक है, बांग्लादेश से आधा बांग्लादेश आके इंडिया में रह रहा है, फाइन। तो हम जब उस चीज को बोलते हैं कि भैया ले जाओ अपने देश में वापस, बांग्लादेश से बोलते हैं कि इमिग्रेशन को रोको, तो वो क्या होता है, वो एक तरह से बांग्लादेश डिनाई कर देता है, इंडिया नाराज हो जाता है। तो एक मुद्दा वो भी है, फाइन। उसके बाद में क्या है, बांग्लादेश सपोर्ट टू एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को भी अप्रिशिएट नहीं किया। किस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया इंडियन गवर्नमेंट ने? जैसे अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश सपोर्ट टू एंटी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप की, एंटी इस्लामिक, ठीक है, एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप जो है वो वहां पे जो बांग्लादेश में पनप रहे हैं, तो बांग्लादेश बोलता है कि नहीं हमारे यहाँ नहीं पनप रहे, और बांग्लादेश उल्टा सपोर्ट करता है। तो ये क्या है, एरिया ऑफ डिसएग्रीमेंट है, ठीक है, एरिया ऑफ डिसएग्रीमेंट हो गया। अब अगला सवाल क्या है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज परसुएडेड द ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, पीसफुल वर्ल्ड की बात करी हमने, किसी अलाइनमेंट को ज्वाइन नहीं किया, हम ना वॉर्सो पैक्ट साइन करते हैं, ना हम नेटो का पार्ट बनते हैं, हमने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को लीड किया, हमने पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर की बात करी, तो हम तो हमारी फॉरेन पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट यहाँ पे मतलब इन्हीं आइडियाज को आपको इस क्वेश्चन में पिच करना रहेंगे। तो सपोर्ट योर आंसर विद 3 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। क्या क्या आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, देखो, यस आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स फॉर द सेम आर एज फॉलोज। क्या, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया vigorously persuaded the dream of peaceful world by advocating the policy of non-alignment पे बात करी हमने, by reducing the cold war confrontationist by contributing human resources to the UN peacekeeping operation। ठीक है, तो हमने पहली बात तो क्या किया, नॉन अलाइनमेंट में विश्वास रखा, साथ ही साथ हमने क्या किया, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट दिखाया, जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स उसमें हमने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। अगली चीज क्या है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द यूएस लेड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, ठीक है। कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में आपको क्या देखने को मिलता है कि नेटो एंड द सोवियत लेड वॉर्सो पैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। लेकिन इंडिया ने क्या बोला कि हम तो नॉन अलाइन रहेंगे, हम किसी में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो ये बैलेंस बनाए रखा, परफेक्ट बैलेंस। इंडिया डिड नॉट ज्वाइन आइदर ऑफ द टू कैंप्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर era. India wanted to keep distance from military alliances led by US and Soviet Union against each other, ठीक है। 1956 ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट, तो तीसरा आर्गुमेंट ये दे सकते हो आप कि ब्रिटेन ने इजिप्ट को अटैक किया ओवर स्यूज कैनाल इशू, इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस नियो कॉलोनियल इन्वेजन। तो हमने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक तरह का नियो कॉलोनियल इन्वेजन ही है ना, तो अब इसको ही काउंटर आर्गुमेंट की तरह यूज किया जा सकता है कि जब यूएसएसआर ने करा तब तो बोला नहीं आपने, ठीक है। लेकिन हम हमारे आर्गुमेंट में भी यहां से पॉइंट उठा लेते हैं क्या, कि हमने इस तरह से बताया कि फॉरेन पॉलिसी पीसफुल होना चाहिए, कि अगर कोई एग्रेशन दिखा रहा है, कोई नियो कॉलोनिज्म हो रहा है, तो उसको हमने अपोज भी किया। इन द सेम वेयर द यूएसएसआर इन्वेडेड हंगरी, इंडिया डिड नॉट जॉइन इट्स पब्लिक कंडेमिनेशन डिस्पाइट सच अ सिचुएशन बाय लार्ज, ठीक है, मतलब इस सिचुएशन के बावजूद भी, लेकिन बाय लार्ज इंडिया did take an independent state on various international issues, and this proves that we believed in the dream of a peaceful world। समझ गए, ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, analyze 2 reasons for the imposition of national emergency in India on June 25th 1975। क्या रीजन थे? इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर देना एक, और दूसरी चीज क्या है, प्रोटेस्ट 2, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि इंदिरा गांधी वाज फेयरफुल दैट शी माइट लूज द पावर। मल्टीपल रीजन है, आपको 2 लिखना रहेंगे। तो इंदिरा गांधी इलेक्शन टू लोकसभा वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट, अभी हमने पढ़ा, ये सवाल भी आगे आया था, ठीक है। तो दैट लीगली शी वाज नो लॉन्गर एन एमपी एंड देयरफॉर कुड नॉट रिमेन एज प्राइम मिनिस्टर unless she was once again elected as an MP within 6 months. But on June 24 the Supreme Court granted her a partial stay on the High Court's order till the time her appeal was decided. She could remain an MP but could not take part in the proceedings of Lok Sabha। तो ये तो एक मतलब इलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर देने वाला पॉइंट हो गया। अपोजिशन पार्टी जो थी जय प्रकाश नारायण के अंदर, वो महात्मा गांधी बोल रहा हूं, मिसेस इंदिरा गांधी का रेजिग्नेशन चाह रही थी, और यही चीज थी कि उन्होंने कहा कि मेरा रेजिग्नेशन चाह रहा हूं, इमरजेंसी लगा देती हूं, रुको जरा, इस टाइप से, ठीक है। जयप्रकाश नारायण asked army, police and government employees not to obey the orders of government. He called for total revolution
एंड बिकेम द सिंबल ऑफ अपोजिशन टू इमरजेंसी। तो उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन की बात करी, ठीक है, सिंबल ऑफ अपोजिशन बने जयप्रकाश नारायण, वो सारी चीजें होती है यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो दिस इज द स्टोरी अबाउट, कह सकते हैं कि क्या इंपोजिशन के कारण रहे इमरजेंसी के। अगला सवाल जो सेक्शन सी हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो उसमें ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 5 क्वेश्चन थे 4 नंबर वाले। तो द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सही बात है। However, in no time the Soviet system became bureaucratic and authoritarian, making life difficult for its citizens. Do you agree with the given statement? Give arguments to prove your answer. समझना बहुत अच्छी तरह से क्या हो रहा है। The Soviet Union became a great power after the Second World War. सही बात, ठीक है। अब आपको क्या बताना है? However, in no time Soviet became a bureaucratic and authoritarian life, making it difficult for its citizens. तो आपको वही बताना है कि जो स्टैग्नेशन आ गया था, ठीक है, स्टैग्नेशन कैसा आ गया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो ग्रेट पावर तो बन गया, लेकिन सिटीजन जो है तो उनके पास लिबर्टी नहीं थी। ये सारी चीजें को आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? तो द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, बट वेरी सून सिस्टम बिकेम ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन। तो मतलब उस तरह से आई डू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ गिवन स्टेटमेंट आर दिस: the Soviet economy after the Second World War was more developed than the rest of the world, except from the US. ठीक है, it had a complex communication network and vast energy resources. The Soviet state ensured minimum standard of living for all citizens, and government subsidized basic necessity including health, education, healthcare, and welfare scheme. The Soviet system, however, became, ये main point है, the Soviet system, however, became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for its citizen. ठीक है, तो ग्रोथ तो जरूर हुई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल पे विश्वास रख रहा था, बहुत ऑथोरिटेरियन बन जा रहा था, which was creating problem for the people. Lack of democracy and absence of freedom of speech. ठीक है, stifled people who often express their dissent in jokes and cartoons. लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था, और इस कारण से एट टाइम्स क्या होता था, जोक्स जो थे तो वो कार्टून्स के फॉर्म में, जोक्स के फॉर्म में लोग अपना डिसेंट जो है, नाखुशी जो है, वो क्या करते थे, जाहिर करते थे। समझ गए? तो ये 2 आर्ग्यूमेंट्स वाला पार्ट हो गया। अगला और देखोगे अगर, तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोवियत नीडेड रिफॉर्म, सब स्टैग्नेट हो गया था। सोवियत पार्टी मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए थी, ग्रोथ थी, लेकिन लोगों के पास में ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम नहीं थे, ठीक है। तो और एंड पीपल वर मेस्मराइजिंग बाय द ग्रोथ इन द वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज को देख के ऐसे उनको लगता था कि यार उनके यहाँ कितना अच्छा है, इस टाइप से। द ग्रास सीम्स ग्रीनर ऑन अदर साइड। ऐसा नहीं है कि वहां वेस्टर्न कंट्रीज में सब अच्छा था, लेकिन लोगों को ऐसा लगता था उनके ज्यादा अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोवियत स्टेट needed reform. The one party system represented by Soviet party of the Soviet Union had a tight control over the institution and was unaccountable to the people. The party refused to recognize the urge of the people in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs, including their cultural affair. ठीक है, ये भी एक पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर हुआ? Although on paper Russia was only one of the 15 republics, one such region was this also. क्या कि अगर आप देखोगे ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन था, तो वैसे तो यूएसएसआर क्या था, वैसे तो यूएसएसआर जैसे अगर आप देखोगे तो 15 कंट्रियों का एक समूह था, लेकिन उसमें आपको क्या देखने को मिलता था कि रशिया डोमिनेट करता था हमेशा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट भी आ जाएगा। तो ऑल्दो ऑन पेपर रशिया वाज, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर से है क्वेश्चन, सोच रहे होंगे कहां से आ गया सर ये सवाल, ठीक है। तो ऑल्दो ऑन पेपर रशिया वाज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स दैट टुगेदर कंस्टिट्यूटेड द यूएसएसआर, in reality Russia dominated everything and people from other regions felt neglected. तो जो दूसरे क्षेत्र के लोग थे उन्हें ऐसा लगता था कि यार हमारा कुछ नहीं, उस टाइप से, ठीक है। ये हो गया सेक्शन सी। अब सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में पैसेज बेस्ड, पिक्चर बेस्ड, मैप बेस्ड ये वाले क्वेश्चंस हैं। तो अगर जैसे हम बात करें यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 जो, तो ऐसे 24 के अंदर क्या है, देखो 24 के अंदर क्या है, पार्ट्स दिए गए हैं, तो उन्हें भी हम क्या करेंगे, एक एक करके समझते चलेंगे। तो पैसेज दिया गया आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलर, कहां से आया, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स कहां से आया, एडिशनल टॉपिक फिर आ गया, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन अर्ली 1990s, इट बिकेम क्लियर दैट द अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर कुड लिमिट अमेरिकाज डोमिनेंस। मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात की जाने लगी, तो यूरोपियन यूनियन, आसियान, ये सब कुछ क्या है, इमर्ज होकर आने लगे, ठीक है, एज अ फोर्सेस टू रेकॉन विथ। ब्रिक्स हैज आल्सो इमर्ज एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। अब ब्रिक्स के बारे में बताने लगे। ब्रिक्स जो है तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका,
ये सबको हो गया। द की टर्म ऑब्जेक्टिव ब्रिक्स का क्या है? कॉपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंग मेंबर बिसाइड्स इंटरफेरेंस इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच नेशंस एंड म्यूचुअल इक्वालिटी। 11th ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस जो होती है ब्राजील में होती है 2019 में। इतनी कहानी बता दी है। अब जरूरी नहीं कि जो पैसेज दिया उसमें सारा आंसर मिल जाए आपको, ठीक है? ये आपके सैंपल पेपर में पैसेज दिया है, अब पूरा आंसर इसमें मिल जाए, दिस इज नॉट गारंटीड। तो आगे अगर बढ़ेंगे हम तो आगे क्या हो रहा है देखो। तो नेम दी पॉलिटिकल लीडर हु चेयर्ड द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स। क्या दिया है? जैकब जुम्बा, ठीक है? जैकब जुम्बा का नाम दिया। जैकब जुम्बा इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के एक्स प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थे, हाँ प्रेसिडेंट थे। और आंसर पूछ रहे हैं कि हु चेयर द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स। अब लॉजिक लगाओ, ये मतलब गलत दिया मार्किंग स्कीम में। मार्किंग स्कीम में खुद लिखा है कि ब्रिक्स जो हुई थी ब्राजील में हुई थी, तो भैया जिसकी कंट्री रहती है वो चेयर करेगा ना मीटिंग को। आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, पता नहीं कितने बच्चों को ध्यान है, यू विल फील नॉस्टैल्जिक अबाउट दिस। क्या कि ट्रीटी ऑफ वियना वाज होस्टेड बाय ड्यूक मेटरनिक। क्यों ड्यूक मेटरनिक? क्योंकि इट वाज कंडक्टेड इन ऑस्ट्रिया। तो जिसकी कंट्री रहेगी वो चेयर करेगा मीटिंग को। फाइन, जिसकी कंट्री रहेगी वो चेयर करेगा मीटिंग को। तो जैकब जुम्बा, वो उनकी तो कंट्री नहीं थी ना, ब्राजील में हुआ था मीटिंग। तो ब्राजील में कौन है? जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो। और प्रत्यक्ष के लिए एक और मैं आपको प्रमाण देता हूं, देखो हमारे मोदी जी भी थे वहां पे, तो आपको पता ही होना चाहिए। तो जेयर बोल्सोनारो, ठीक है, 11th ब्रिक्स समिट में जेयर बोल्सोनारो ने इस तरह से पार्टिसिपेट किया था। जैकब जुम्बा तो इधर खड़े हैं, ठीक है, जैकब जुम्बा। तो ये जैकब जुम्बा है। तो यहां पे आपको वो कहानी थोड़ा सा मतलब लॉजिक वाली चीज रहती है। मार्किंग स्कीम में गलत हो गया, हो सकता है कि अब इतने सारा काम रहता है सीबीएसई वालों को, तो कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बुरा नहीं मानेंगे हम, लेकिन मैं आपको सही बता दे रहा हूं। तो जेयर बोल्सोनारो इज द राइट आंसर। फाइन, अगला फिर क्या है? जैसे आप क्वेश्चन नंबर 24 में देखोगे ना, तो पैसेज एक दिया है, लेकिन उस पैसेज के अंदर क्वेश्चन कितने? एक, ठीक है। फिर ये दूसरा क्वेश्चन आया, हु अमंग द फॉलोइंग, चार क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक्स इज करेक्ट। करेक्ट क्या है वो पता करना है आपको। हाँ, तो ब्रिक्स वाज फाउंडेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द साउथ एशिया एंड टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। नहीं, साउथ एशिया के अलावा भी तो कंट्रीज है, उसमें रशिया है, ठीक है, ब्राजील है, तो समझ में आ रहा है ना? तो दूसरी कंट्रीज भी है वो तो साउथ अफ्रीका है, तो ये तो गलत हो गया। ब्रिक्स कंट्रीज रिस्पेक्ट म्यूचुअल इक्वालिटी। हाँ, ये तो सही बात है, इधर देखा भी हमने म्यूचुअल इक्वालिटी लिखी है, रिस्पेक्ट करने की बात करें ना, म्यूचुअल इक्वालिटी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में जैसे आगे बढ़ोगे तो ब्रिक्स वाज एस्टैब्लिश टू क्रिएट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। करेक्ट पता करना है ना। द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स इज काठमांडू। काठमांडू में नहीं है। काठमांडू में तो किसका है? काठमांडू में जैसे देखेंगे तो सार्क का है। क्लियर हुआ? तो यहां पे द राइट स्टेटमेंट इज बी। बी इज द राइट स्टेटमेंट। समझ में आया? अगला, ब्रिक्स टर्न इनटू ब्रिक्स आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका इन इट्स फर्स्ट मीटिंग ईयर। ठीक है, तो पहले सिर्फ ब्रिक था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को भी जोड़ लिया, आ जाओ तुम भी साथ में। तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 2009 में, ठीक है, 2009 इज द राइट आंसर। 2009 के बाद में ब्रिक्स वाज फाउंडेड इन 2006 इन 2006 में जब इसकी नींव रखी गई, तो वो नींव कहां रखी गई थी? रशिया में। तो रशिया इज द राइट आंसर। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 24 के ऐसे 4 क्वेश्चन हो गए आपके। अगला ये है, इन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया 4 स्टेट्स have been marked as A, B, C, D। 4 स्टेट को ABCD करके मार्क कर दिया है, ठीक है। ये 4 स्टेट ये रहे यहाँ पे। अब 4 नंबर यहाँ पे भी आ रहे हैं आपके, समझ रहे हो ना? तो सेक्शन नंबर डी जो है, तो ऐसे पैसेज वाले ये मैप वाले ये जो क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? 25। अब इसमें आप जैसे आप देख रहे हो 24, 25, 26 3 क्वेश्चन है। आई गेस मैंने पहले 4 बता दिए शायद। अब 3 क्वेश्चन है, तो एक पैसेज का, एक उस तरह से है, ठीक है। तो इन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया 4 स्टेट्स हैव बीन मार्क्ड एज ABCD। अब आपको ये ABCD जो लिखे हैं, तो जरूरी नहीं कि ABCD 1 2 3 में दिया हो। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्टेटमेंट 1 जो है ये किसकी बात कर रहा है, और फिर उस स्टेट का नाम लिखना होगा। इतना आसान नहीं है। तो बोलोगे कि सर ये A है तो हमें पता है तमिलनाडु, B है तो हमें पता है कि वेस्ट बंगाल है, C है तो हमें पता है बिहार है, और D तो केरला है। लेकिन किसके लिए A है, किसके लिए B है, किसके लिए C है, किसके लिए D है, वो पता करना है। तो जैसे देखोगे तो द स्टेट वेयर अ कोलिजन लेड बाय CPI फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन द ईयर 1957। ईयर 1957 में CPI, ठीक है, इन द ईयर 1957 अ कोलिजन लेड बाय CPI फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, ठीक है। CPI फॉर्म द गवर्नमेंट कहां पे बनी थी? केरला में। तो अब यहां केरला कौन सा? ये। तो आंसर कैसा जाएगा आपका? देखो, तो आंसर ऐसा जाएगा, फर्स्ट का अल्फाबेट कंसर्न C है, और नेम ऑफ द स्टेट क्या है? केरला है, ठीक है। तो यहां पे CERALA केरला लिख दिया आपने। समझ रहे हो ना किस पैटर्न में जाएगा? आ जाओ, तो पहले अपन आंसर चेक कर लेते सारे। तो द स्टेट रिलेटेड टू द लीडर्स
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वेस्ट बंगाल से थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो लेटर कंसर्न बी हो जाएगा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिख देंगे आप, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं, वेस्ट बंगाल लिख देंगे आप। सी में क्या है, स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इंप्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए कर्पूरी ठाकुर ने इंप्लीमेंट किया, तो कहां पे इंप्लीमेंट किया रिजर्वेशन, तो जैसे अगर आप देखोगे तो कर्पूरी ठाकुर बिहार से थे, डी, तो अल्फाबेट कंसर्न डी चले जाएगा और स्टेट कौन सा हो जाएगा, बिहार। द स्टेट रिलेटेड टू के कामराज, के कामराज कहां से थे, मिड डे मील स्कीम स्कूल, इस स्टेट में स्टार्ट की गई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, तो वो स्टेट है तमिलनाडु। ये तो जनरल नॉलेज वाली चीजें आपने छोटी क्लास में पढ़ी, तो ये लेटर कंसर्न ए है और स्टेट लिख देंगे आप तमिलनाडु, ठीक है, यही आंसर है। देखो तो ए तमिलनाडु, डी बिहार, बी वेस्ट बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला, और सी जैसे आप देखोगे तो केरला सीपीआई की जो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी। समझ में आ गया, ये सारी कहानी हो गई है। अब जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए ये क्वेश्चन रहेंगे, ये आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। तो व्हाट आर द रीजन फॉर द स्प्लिट इन कांग्रेस, कंफ्लिक्ट बिटवीन कह सकते हो सिंडिकेट्स, मतलब कांग्रेस हो कांग्रेस आर, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेजर लीडर्स। नेम द लीडर्स हु लेड सिंडिकेट ग्रुप, के कामराज, ठीक है। नेम द पार्टी दैट डोमिनेटेड द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, कांग्रेस, दिखती बात है। नेम द लीडर्स हु गेव स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, तो कौन थे वो लीडर जिन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म का आइडिया दिया था, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया हो गए। अब आ जाओ ये पिक्चर बेस्ड, ये पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में जैसे अगर आप देखोगे तो ये पूरा इंडिया चाइना डिस्प्यूट को दर्शाती है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड की, ठीक है। तो अब पिक्चर में कौन कौन है, जवाहरलाल नेहरू, और ये इंडियन टेरिटरी को खींचने की कोशिश करता है इंसान जो है, ठीक है, जो थोड़ा सा किसके जैसा दिख रहा है, कोआला नहीं आते वो, ठीक है, कोआला वाले जानवर, तो वो कौन है, माओ सेतुंग। अब स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इरप्टेड इन 1960. Pandit Nehru was having talks with his counterpart dash in China which proved futile, ठीक है, with his counterpart, कौन थे पंडित नेहरू के काउंटरपार्ट, तो माओ सेतुंग, ठीक है, माओ जेडोंग, दोनों तरह से कहा जाता है, तो माओ सेतुंग हमने लगा दिया राइट आंसर। फाइन, अगला क्वेश्चन क्या है, स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है, नेम द प्लेस इन विच इंडियन टेरिटरी विच वाज ऑक्यूपाइड बाय चाइना इन ईयर 1962। किस टेरिटरी पे कब्जा करने की कोशिश करे, अक्साई चीन वाला रीजन जो था, ठीक है, तो अक्साई चीन, बी इज द राइट आंसर, अक्साई चीन। अगला क्वेश्चन, डैश वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर के टाइम पीरियड में कौन थे डिफेंस मिनिस्टर जिन्होंने फिर रेजिग्नेशन दे दिया था, तो वी के मेनन या फिर वी कृष्णा मेनन, जो लिखना हो तो वी के मेनन, ठीक है, वी के मेनन इज द राइट आंसर। अगला, स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है, नेम द एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द अप्रैल 1954। एग्रीमेंट कौन सा साइन हुआ था, पंचशील एग्रीमेंट, ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट इज द राइट आंसर। म्यूचुअल कॉपरेशन, म्यूचुअल कह सकते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करी थी, नॉन इंटरफेरेंस की बात करी थी, लेकिन इसी एग्रीमेंट को तोड़ते हुए चाइना हमारी पीस खत्म करने आ गया था, बताओ, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट जो होंगे तो अगेन दे विल नॉट बी एबल टू सी दी फोटोग्राफ ना, तो उस कारण से क्या है, विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपको अटेम्प्ट नहीं करना होंगे। तो इन जनवरी 1966 प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री साइन दी ताशकेंट एग्रीमेंट विथ, उन्होंने किसके साथ किया था ताशकेंट एग्रीमेंट, तो ताशकेंट एग्रीमेंट उज्बेकिस्तान में उन्होंने जनरल अयूब खान के साथ में, ठीक है, जनरल अयूब खान इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो जनरल अयूब खान के साथ में एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज हेल्ड एट, नॉन अलाइंड मूवमेंट की पहली मीटिंग कहां होती है, यूगोस्लाविया में, ध्यान आ रहा है, तो यूगोस्लाविया में जोसेफ टीटो बेलगार्ड कैपिटल था, तो बेलगार्ड, ठीक है, मतलब बेलगार्ड वो जगह थी, ये हो गया बेलगार्ड। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडो चाइना वॉर 1962 इज करेक्ट, चाइना कुड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, आ गए थे भाई साहब, ठीक है, करेक्ट पता करना है। तो The Soviet Union remained neutral during the conflict. The Soviet helped China against India. नहीं, ऐसा नहीं करा, ठीक है। The Chinese forces did not withdraw after the troop back in their earlier position. No, withdraw तो कर गए थे। तो the Soviet Union remained neutral during the conflict. ये राइट है स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब ना चाइना का साथ लिया ना इंडिया का साथ लिया उसने, ऐसा शांति बनाए रखी। अगली चीज क्या है, ऑन व्हाट ग्राउंड डिड इंडिया ग्रांट पॉलिटिकल असाइलम टू दलाई लामा। हमने दलाई लामा को असाइलम दिया और उसी का हवाला देते हुए चाइना हमारे घर में दलाई लामा के पीछे पीछे आ गया था। तो दलाई लामा और 1000 ऑफ तिब्बतन रेफ्यूजीज जो थे, तो उन्हें हमने किस बेसिस पर असाइलम दी, शरण दी थी। दलाई लामा वाज नोन एज तिब्बत लीडर, नहीं, उस कारण नहीं। इंडिया ग्रांटेड पॉलिटिकल असाइलम ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, हमने देखा एक धर्म गुरु हैं
जिन्हें अपना देश छोड़ के निकलना पड़ रहा, तो हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उन्हें असाइलम दी थी। दलाई लामा हैड अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर इंडिया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया सपोर्टेड दलाई लामा, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है, बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फाइन, अब आता है सेक्शन सी, सेक्शन ई, लास्ट सेक्शन। सेक्शन ई जो है 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। बेसिक अप्रोच क्या रहेगी? बेसिक अप्रोच ये रहेगी कि हमें 6 नंबर 6 आइडियाज पिच करना रहेंगे। अब 6 आइडियाज पिच करना रहेंगे और यहां पे ऑप्शंस में रहेंगे क्वेश्चन। मैं सबके आंसर बताते चल रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में जो 110% अच्छी तरह से आता हो ना, उसे लिखना, ठीक है। ऑप्शंस में रहेंगे आंसर, तो जो ज्यादा अच्छे से आता हो उसे आंसर में लिखिएगा। फाइन, तो गिव एन एनालिसिस ऑफ कल्चरल एंड पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब कल्चरल और पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस 3 पॉइंट लिख सकते हो आप। कल्चरल और पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। कल्चरल कंसिक्वेंसेस में क्या लिखोगे? तो कल्चरल कंसिक्वेंसेस में जैसे अगर आप लिखोगे तो क्या हो रहा है, हेट्रोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन वाले पार्ट आ जाएंगे। पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस में आप क्या लिख सकते हो? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन लास्ट चैप्टर ऑफ कंटेम्पररी वर्ल्ड वाली जो बुक है ना, वहां से। तो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस में हम क्या क्या लिख सकते हैं? पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो कि स्टेट की कैपेसिटी क्या है, अब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने तक रह गई है, ठीक है। स्टेट की पावर जो है वो रिड्यूस हो गई है, स्टेट जो है तो अपनी पावर को रिड्यूस होते पा रहा है, वो सारी चीजें, ठीक है। इंटरफेरेंस ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का बढ़ गया, ये पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस है। 6 नंबर में उस तरह से लिख दो। कल्चरल कंसिक्वेंसेस, पहला, कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लीड टू द फियर दैट दिस प्रोसेस poses a threat in the culture in the world। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर which is called होमोजेनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। होमोजेनाइजेशन हो रहा है। द पॉपुलैरिटी ऑफ बर्गर और ब्लू जींस, some argues that has a lot to do with the powerful influence of American way of life, ठीक है। तो वो होमोजेनाइजेशन का हवाला देते हुए लोगों ने बोला कि दिस शुड नॉट हैपन। फिर उसके बाद में क्या है, श्रिंकिंग रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एंटायर ग्लोब, श्रिंक होता जा रहा है और होमोजेनाइजेशन हो रहा है। अगला क्या है, बट समटाइम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस सिंपली एनलार्ज दी चॉइस। लेकिन कभी कभी क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ होमोजेनाइजेशन हो रहा है, सिर्फ होमोजेनाइजेशन नहीं होता है। क्या होता है, एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलता है, एट टाइम्स आपको देखने को मिलता है कि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो होती है ना, उससे क्या होता है, इट एनलार्जेस आवर चॉइसेस आल्सो, ठीक है। तो हेट्रोजेनाइजेशन भी होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, जीन्स और कुर्ते का कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं, वो वाला पॉइंट है ये, ठीक है। व्हाइल कल्चरल होमोजेनाइजेशन इज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द सेम प्रोसेस आल्सो जनरेट्स प्रिसाइजली द अपोजिट इफेक्ट, जिसे हम हेट्रोजेनाइजेशन कहेंगे कि भिन्न भिन्न कल्चर जो आपस में मिल भी रहे हैं। समझ गए, वो हो गया। अब पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस की अगर बात करें ग्लोबलाइजेशन के, तो ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस क्या हैं कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एट द मोस्ट सिंपल लेवल रिजल्ट्स इन द इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, ठीक है। इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी मतलब क्या है कि जो राज्य थे आपके, जो देश थे, तो राज्य जो थे आपके, जो देश थे, तो वो होते क्या जा रहे हैं, वो जैसे अगर आप देखोगे तो उनकी एबिलिटी टू डू गवर्नमेंट जो है वो रिड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि अब ग्लोबल फोर्सेस सारा काम संभाल रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग वे टू मोर मिनिमलिस्टिक स्टेट दैट परफॉर्म सर्टेन कोर फंक्शंस सच एज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर and security of its citizen. One has to keep in mind that globalization does not always reduce state capacity, हमेशा reduce नहीं करता है। At times क्या होता है, टेक्नोलॉजी की मदद से क्या कर रहा है स्टेट जो है, तो और बेहतर हमारे घर तक, हमारे मोबाइल में हम क्या चला रहे हैं वो तक देख पा रहा है, ठीक है। Thus the cultural and political consequences of globalization are both negative and positive in nature. This should be the way to conclude your answer। मतलब आपने बता दिया, हाँ, consequences जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, दोनों ही केस में, कल्चर और पॉलिटिकल केस, ठीक है। ये हो गया। अब इसका और में क्वेश्चन देखोगे अगर, तो और में क्या है, एनालाइज एनी 3 रीजंस फॉर द रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। अब ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है 3 रीजन, तो 6 पॉइंट में 3 रीजंस को तोड़ देना। अब तोड़ने से पहले एक चीज रुको, ठीक है, मांझी मत बन जाओ, अभी सुनते जाओ पहले। तोड़ने से पहले क्या कि एक चीज जो एनालाइज करने वाली कि ऑप्शंस कहां से आ रहे हैं, सेम चैप्टर से, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का अगर ये क्वेश्चन था तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का है, ग्लोबलाइजेशन में से ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर ये सोचो कि सर मैं 6 नंबर के तो ऑप्शन में आएंगे तो एक पूरा चैप्टर ही छोड़ देता हूं, ऑप्शन में तो आएंगे तो जिस चैप्टर करेगा छोड़ दूंगा, नहीं, अगर वो चैप्टर से आ रहा है 6 नंबर का क्वेश्चन तो वो उसी चैप्टर से और में भी आ रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। 3 रीजंस फॉर रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन क्या है? रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन के कारण आप बता सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज लेसर साइड पे है, लोग इसलिए भी रजिस्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन में, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, सारी चीजें, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट समझो। द आर्गुमेंट्स दैट हैव been made against globalization are as follows. Contemporary globalization represents a particular phase of global capitalism
that makes rich richer and poor poorer is the argument given by the leftist. ठीक है, राइटिस्ट लोग कहते हैं कल्चरल डिजनरेशन हो रहा है. ठीक है, सिंस ग्लोबलाइजेशन वीकेंड द स्टेट इट इज अनेबल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पुअर. द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज इन कंट्री टू सेल्फ रिलायंस एंड प्रोटेक्शनिज्म. ठीक है, सेल्फ रिलायंस और प्रोटेक्शनिज्म के अगेंस्ट में. क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में आप मगरमच्छों की तरह क्या है, कंपटीशन में उतार दे रहे हो कि ये तालाब है, इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलेगा, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो पेरिश कर जाएगी. पीपल विल लूज देयर एज ओल्ड वैल्यूज एंड वेज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, वो पॉइंट. सम क्रिटिक्स थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म. कुछ क्रिटिक्स का मानना है ग्लोबलाइजेशन कुछ नहीं है, वही वेस्टर्न कंट्रीज पहले डायरेक्ट डोमिनेट कर रही थी, अब इनडायरेक्टली इकोनॉमी के फॉर्म में डोमिनेट कर रही है. तो द वर्ल्ड सोशल फोरम इज ऑपरेट एंड न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन में. ठीक है, द वर्ल्ड सोशल फोरम इज अपोज टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन. जो नया लिबरल ग्लोबलाइजेशन या फिर जिसे आप इंपीरियलिज्म कॉलोनिज्म कह लो, उसको अपोज करने के लिए वर्ल्ड सोशल फोरम भी बनाया गया. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, तो इस कारण से भी क्या होता है, इस कारण से भी आप देखोगे तो रेजिस्टेंस है ग्लोबलाइजेशन को. समझ गए? तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बाय द इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स विल बिकम common phenomena because of globalization in 1939. This was highlighted at the Seattle during the WTO ministerial meeting. ठीक है, तो Seattle यूएसए में जैसे आप देखोगे तो प्रोटेस्ट भी चला था, उसका पढ़ा है हमने चैप्टर में. हाँ, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग. देखो क्या कि चैप्टर सारे कंप्लीट हो गए, टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए. एक समझदार बच्चे की तरह बस तुम सर्च तो करो वो टॉपिक को, मैं मिलूंगा ना तुम्हें. ठीक है, तो और जो बचे हैं तो दोज विल बी कंप्लीटेड, डोंट वरी. ठीक है, हो सकता है अगर ये वीडियो कोई बाद में देख रहा है तो जब तक कंप्लीट हो जाएगा. समझ गए? फिर क्या है इन दिस, अगला क्वेश्चन, इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड अ स्ट्रेंथन एंड रिवाइटलाइज्ड यूएन इज डिजायरेबल. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वाला चैप्टर जो है, तो यूनाइटेड नेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन कम आए, एक या दो ही आगे देखे. एक मेरे हिसाब से यूनाइटेड नेशन वाले पार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा मैं. तो अगर यूनाइटेड नेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन नहीं था तो ये ध्यान रखना कि एक लॉन्ग आंसर में एक यूनाइटेड नेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन आना तय है. ठीक है, तो अब क्या देखो, अब जब यूनाइटेड नेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड स्ट्रेंथन एंड रिवाइटलाइज्ड यूएन इज डिजायरेबल. हाईलाइट द नेसेसरी रिफॉर्म फॉर द एम्पावर्ड यूनाइटेड नेशन. ठीक है, एम्पावर्ड यूनाइटेड नेशन में क्या चेंजेस की जरूरत है, ये सवाल बन के आया है. क्या चेंजेस की जरूरत है, तो देखो, तो यस, इन द चेंजिंग वर्ल्ड स्ट्रेंथन और रिवाइटलाइज्ड यूएन जो है डिजायरेबल है. इनफैक्ट रिफॉर्म एंड इंप्रूवमेंट आर फंडामेंटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन. सजेस्टेड रिफॉर्म्स फॉर यूएन आर एज फॉलोज. तो वो ये क्या रिफॉर्म लाया जा सकता है, तो क्या रिफॉर्म लाया जा सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल को और इंक्लूसिव बनाया जाए. ठीक है, उसके बाद में क्या होना चाहिए कि वोटिंग राइट जो है तो नॉन परमानेंट मेंबर्स को स्ट्रेंथन किया जाए, वीटो पावर का कुछ वो भी दिया जाए. तो वही सारी चीजें जो रिफॉर्म में बात की जाती है. ठीक है, तो रिफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ यूएन. Review the issue that fall within the jurisdiction of UN is needed. Major concern has been the composition of Security Council, which has remained largely static while the UN General Assembly membership has expanded. General membership जो है, ठीक है, UN General जो है, United Nations General Assembly जो है, उसकी membership बढ़ गई, लेकिन Security Council के member आज भी 5 है, बढ़ाओ उसको, ये point. Increase in the number of both permanent and non-permanent members of UN Security Council. Proposal to improve UN's budgetary procedure and its administration. ठीक है, बजटरी प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव की जरूरत है, जहां पे लेस डेवलपिंग कंट्रीज को भी थोड़ा मौका दिया जाए. सम कंट्रीज वांट द ऑर्गेनाइजेशन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी मिशन. ग्रेटर रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी मिशन होना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग बोलते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन रोल ज्यादा प्ले करना चाहिए. तो इस तरह से क्या है, ये सारे प्रपोज्ड रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं. और में अगर देखोगे तो एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. व्हाट according to your opinion is the major difference in the privileges given to permanent and non-permanent member. परमानेंट मेंबर के पास में वीटो पावर होता है, नॉन परमानेंट मेंबर के पास में वीटो पावर नहीं होता. परमानेंट मेंबर की सीट परमानेंट है, नॉन परमानेंट मेंबर सिर्फ 2 साल के लिए रहता है. ठीक है, तो एक्सपेंशन होना चाहिए, ये सारी चीजें. तो कंपोजिशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कंपोजिशन में बताओ कौन कौन से 5 कंट्रीज हैं और उसके बाद में डिफरेंस क्या है. तो देखो, क्वेश्चन 2 पार्ट में, कंपोजिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और परमानेंट नॉन परमानेंट के बीच में प्रिविलेजेस का क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो कंपोजिशन की बात करें अगर, एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी, मतलब 2 पार्ट में तो उन्होंने मार्किंग स्कीम में भी बताया बकायदा. 3 नंबर में आप पहला पार्ट एक्सप्लेन करो, 3 नंबर में दूसरा पार्ट. तो द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स. देयर आर 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर. 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड आर यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशन बोल रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना. 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो है तो 2 साल के लिए सर्व करते हैं. ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, ये शफल होते रहते हैं.
कंट्री कैन नॉट बी री इलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्म ऑफ 2 years। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्म ऑफ 2 year कंट्री कोई भी इलेक्ट नहीं हो सकती है। डिफरेंस इन प्रिविलेज ऑफ परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर क्या है? वी मस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट दीज 5 states आर सेलेक्टेड एज परमानेंट मेंबर। ठीक है, ये मोस्ट पावरफुल स्टेट्स थे इसलिए परमानेंट बनाया इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन दीज मेंबर्स हैव द प्रिविलेज ऑफ वीटो पावर। दिस मींस दे कैन वोट इन नेगेटिव मैनर टू स्टॉल अ डिसीजन बिकॉज ऑफ दिस प्रिविलेज। वीटो पावर के चलते क्या है कि 4 मेंबर अगर किसी चीज पर रेडी हो रहे होंगे, एक मेंबर रेडी नहीं हो रहा होगा ना, तो भी क्या है, वो एक मेंबर ने अगर बोल दिया कि नहीं मैं रेडी नहीं हूं, तो वो डिसीजन रुक जाएगा। तो इस तरह से डिसाइसिव वोट होता है ये। These decisions are binding on UN members, non-permanent members do not have such privileges। तो ये डिफरेंस हो गया। समझ में आया क्वेश्चन कैसे? ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट। इसी में अगर आप देखोगे क्या, इसी में अगर आप देखोगे अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन नंबर 29 जो है, तो enlist the main considerations of bringing the princely states with the Indian Union, name the leaders who played the historic role in this decision, in this direction, what was his contribution। क्या है तो किस, देखो एक और चीज बताता हूं मैं, इंटरेस्टिंग एडिशनल टॉपिक कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, चैप्टर 1। ठीक है, इंडिया पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उस चैप्टर का एडिशनल टॉपिक। 4 एडिशनल टॉपिक बता दिया मैंने आपको। 80 नंबर के पेपर में मेजोरिटी पार्ट 4 क्वेश्चन जो है आपको एडिशनल टॉपिक से आ रहे हैं। ये 6 नंबर का, वो 4 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का। ठीक है, तो कम से कम 80 में से कितने बता दिए मैंने? 12-13 नंबर जो है एडिशनल टॉपिक से आया है। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना एडिशनल टॉपिक। तो एनलिस्ट द मेन कंसिडरेशन ऑफ ब्रिंगिंग प्रिंसली स्टेट्स विद द इंडियन यूनियन। मेन कंसिडरेशंस क्या थी और कौन लीडर थे? तो लीडर जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनका क्या कंट्रीब्यूशन था ये बताओ। देखो, तो विद द पार्टीशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो अब जो मेन कंसिडरेशन यही था कि ब्रिटिश क्राउन ने प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दे दिया, इंडिपेंडेंट रह लो, इंडिया में चले जाओ या पाकिस्तान में चले जाओ। ठीक है, और इस बीच में क्या है, इंडियन यूनियन में जोड़ना वाज अ बिग रिस्पांसिबिलिटी ओवर दी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, वही वाला पार्ट है। तो विद द पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, द ब्रिटिश क्राउन गेव प्रिंसली स्टेट्स अ चॉइस टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान और डिक्लेयर देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट नेशंस, बट द इंटरिम गवर्नमेंट इन इंडिया took a firm stance against the possible division of India into small principalities of different size. The government's policy of bringing princely states with Indian Union was influenced by the consideration. These are as follows. क्या consideration थी कि the people of most of the princely states clearly wanted to become the part of Indian Union. लोग चाह रहे थे कि Indian Union का पार्ट बने। ठीक है, दूसरा क्या थी, government was ready to be flexible। हमने बोला कि हाँ हम ऑटोनॉमी देंगे, तुम्हें एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस चाहिए, प्रिविलेज लो। जैसे कश्मीर को इंटीग्रेट करते समय वहां के सिटीजन्स को डुअल सिटीजनशिप दी। ठीक है, तो द गवर्नमेंट वाज रेडी टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स टू अकोमोडेट देयर डिमांड्स। The government was firm to maintain the integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation। ठीक है, ताकि क्या हो कि मतलब वो ये जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज है, गवर्नमेंट उस चीज पे फर्म थी कि उसके साथ कोई मजाक सहन नहीं किया जाएगा, वो चीज। ठीक है, अगला क्या है, जैसे लीडर की बात करें तो लीडर कौन थे वही बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका क्या रोल था? He reached out all the princely states, negotiated with them peacefully and diplomatically। प्यार से, ठीक है, दुलार से, फटकार से, जैसे माने वैसे मनाया, और इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन करवाने का क्रेडिट इन्हें दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ही नेगोशिएटेड विद द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसीलिए बनाई है कि आज इंडिया यूनाइटेड दिख रहा है, सो ही इज द पर्सन हु शुड बी गिवन क्रेडिट फॉर दैट। तो ही नेगोशिएटेड विद देम पीसफुली एंड डिप्लोमेटिकली, एंड दिस एफर्ट ऑन हिज पार्ट led to almost all princely states coming under the Indian Union। क्लियर है? अगला 29 का और देखोगे तो डिस्कस 3 reasons for setting up the state organization commission after India's independence। India's independence के बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है, ठीक है, उसको सेटअप क्यों किया गया था वो वाला। तो 3 reasons for setting up of state reorganization commission। ठीक है, तो बात ये की गई थी इंडिपेंडेंस के पहले कि जब आजाद हो जाएंगे तो स्टेट्स को हम क्या करेंगे, लैंग्वेज के बेसिस पर बनाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं यार वो डिवीजन हो जाएगा कंट्री का, तो हमने थोड़ा डिले करने की कोशिश करी। लेकिन फिर आंध्र वाले रीजन में प्रोटेस्ट होने लगे। ठीक है, पोटी श्रीरामल्लू जो थे तो वो हंगर स्ट्राइक पे बैठते, उनकी डेथ हो जाती है। प्रोटेस्ट तेज होता है तो फिर क्या होता है कि मतलब फिर आंध्र प्रदेश को जब तमिल स्पीकिंग रीजन से अलग कर दिया तो दूसरे लोग भी आवाज उठाने लगे। तो उसके चलते फिर गवर्नमेंट को 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन लाना पड़ता है। ध्यान है ना? चलो, तो उसी नोट पे आप चालू करते हैं। तो रीजन फॉर सेटिंग अप द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, फर्स्ट, our national movement has promised the linguistic principle as the basis of formation of state। In fact, after the Nagpur session of Congress,
in 1920 the principle was recognized as the basis of reorganization of Indian National Congress Party, मतलब लैंग्वेज को, ठीक है. Many provincial congress committees were created by linguistic zones which did not follow the administrative division of British India. तो हम तो चाह रहे थे, लेकिन फिर क्या होता है, things change after independence and partition. Our leaders felt that carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration. So the central leadership decided to postpone the matter of reorganization of state. Central leadership ने तय किया कि इस मुद्दे को पोस्टपोन किया जाए, ठीक है. This decision of the national leadership was challenged by the local leaders, and the people protests began in Telugu speaking areas of the old Madras province, which included present day Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka. This came to be known as Vishal Andhra movement. ध्यान आया? तो ये आपको समझ में आना चाहिए क्या किस तरह से तेलुगु स्पीकिंग प्रोटेस्ट चालू हुए. And this movement demanded the Telugu speaking area should be separated from the Madras province, which were the part of which they were a part, to be made into separate Andhra province. Very soon this movement gathered momentum, और उसी के चलते क्या होता है, कांग्रेस लीडर और वेटरन गांधी जो थे, ठीक है, वेटरन गांधीयन डाइड आफ्टर 56 days ऑफ indefinite fast. पोटी श्रीराम अलू इनका नाम था, ठीक है. People in large number took to streets and their violent outburst in Andhra region. Finally, the Prime Minister announced the formation of separate Andhra state in December 1952. ठीक है. The formation of Andhra Pradesh spurs the struggle for making of other states. मतलब वही जो पूरी कहानी बताई, आंध्र प्रदेश बनने के बाद दूसरे स्टेट्स भी आवाज उठाने लगे, और फिर आपको क्या देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू appoint the State Reorganization Commission in 1953 to look into the questioning of redrawing of the boundaries, और 1956 में फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है, 14 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती है. ध्यान आया सब कुछ, ठीक है. तो ये चैप्टर इनिशियल चैप्टर से ही है, क्लियर हुआ. फिर लास्ट क्वेश्चन, कोलिजन गवर्नमेंट्स प्रूव टू बी अ boon for democracy in India. Support the statement with 3 relevant arguments. कोलिजन गवर्नमेंट कैसे इट प्रूव टू बी अ बून फॉर इंडिया, ठीक है. तो आप कोलिजन गवर्नमेंट को जिस देखोगे तो कोलिजन गवर्नमेंट का एरा वही 1991 से जो स्टार्ट होता है, 1989 कहना सही रहेगा, इनफैक्ट राजीव गांधी की डेथ के बाद में. तो उसमें आपको जैसे आप देखते हो राजीव गांधी के बाद में, मतलब राजीव गांधी के बाद में जब ये कोलिजन गवर्नमेंट का एरा स्टार्ट होता है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि अलग अलग सेक्शन जो है वो इंक्लूड होते हैं, फेडरलिज्म इंप्रूव होता है, ये सारे पॉइंट जो है उसके चलते डेमोक्रेसी और मजबूत होती है, वो लिखना रहेगा, ठीक है. तो द इमर्जेंस ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट्स इन इंडिया टुक प्लेस इन द फॉलोइंग वे. ड्यूरिंग 1967 इलेक्शंस द अपोजिशन पार्टीज रियलाइज्ड दैट द डिवीजन ऑफ देयर वोट्स kept the Congress in power. This led to formation of anti-Congress fronts and rise of non-Congressism in Indian politics. This brought the opposition together. As a result, coalition government were formed in 8 states, which included Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, and other states. Clear हुआ? उसके बाद में क्या है? In the elections of Lok Sabha in 1971 and state assembly elections in 1972, Congress achieved victories, but the Congress under मिसेस गांधी, मतलब कोलिशन गवर्नमेंट का एरा जो है डेमोक्रेसी को एट टाइम्स बचाया है, वो थीम भी इस आंसर में रिफ्लेक्ट हो रही है. तो वो वहीं से लिखना चालू करोगे. कहां से लिखना चालू करोगे? तो जो जनता गवर्नमेंट बनती है वहां से, ठीक है. तो जैसे वही बताया कि 1972 में कांग्रेस को विक्ट्री मिलती है, लेकिन सारे टेंशंस को जब ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रही थी, तो इसके चलते क्या स्प्लिट्स देखने को मिलती है, कांग्रेस सिस्टम गिरता है, और इमरजेंसी जब लगा देती है, तो इमरजेंसी लगाने के बाद में जनता पार्टी जो है वो पावर में आती है 1977 में. बट दी जनता पार्टी कुड नॉट रिमेन यूनाइटेड. जब वो जनता पार्टी बिखर जाती तो फिर से एक बार कांग्रेस पावर में आती है, लेकिन फिर कांग्रेस इंदिरा गांधी की डेथ के बाद में जैसे जो पावर में आती है तो 5 साल ही रहती है. उसके बाद में आप देखोगे तो क्या होता है, 1989 आते आते कांग्रेस जो है लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन फिर भी उसे क्या करना पड़ता है, ठीक है, अपोजिशन में बैठना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी जो है नेशनल फ्रंट को सपोर्ट देके सरकार बनवा देती जनता दल की एंड सम रीजनल पार्टीज जो है, ठीक है. फिर क्या होता है, इलेक्शन ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, बिगिनिंग ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, बिकॉज आफ्टर दिस 1 or 2 पार्टीज नेवर गॉट द मेजोरिटी. तो फिर 2014 तक आप देखोगे तो कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है एक तरह मतलब अलायंस बिल्डिंग से ही फिर काम चला है, फिर अलायंस बिल्डिंग से ही काम चला है. बीच में एट टाइम्स आप देखोगे 2004 से आया था एरा, लेकिन वो भी एनडीए का एरा था. पहले जो आया था तो मतलब 2004 से जो आया था यूपीए का एरा था. 1998 अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड की बात करते हो, वो एनडीए का एरा था, ठीक है. क्लियर कट जो सरप्लस मेजोरिटी की बात करते हो 2014 में मिली है बीजेपी को, ठीक है. तो वो एरा ऑफ कोलिजन जो रहा, तो समवेयर इट
प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कह सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स अकोमोडेट हो पाए थे, वो सारी चीजें। अब इसी का और में क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन में देखो, एनालाइज 3 मेजर डेवलपमेंट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1980s दैट मेड अ लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। क्या 1980s में डेवलपमेंट हो रहे थे? राजीव गांधी की डेथ, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन के बाद में आप जैसे देखोगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक, तो ये सारे चीजें आप जैसे देखोगे तो रिलीजियस इश्यूज जो है जैसे अयोध्या डिस्प्यूट और ये सारे मुद्दे भी क्या कर रहे थे उस समय की पॉलिटिक्स को शेप दे रहे थे। मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स वहां से निकल के आई, वो वाला पॉइंट है। तो द मेन डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द एंड ऑफ 1980s दैट हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। क्या? End of Congress system. The main development was the end of dominance of Congress that lasted for 2 decades as the party was defeated in 1989 elections. ठीक है, though the party came back in power in 1991 after Shri Rajiv Gandhi's assassination, but it lost the dominance of the political scene as earlier. तो कांग्रेस सिस्टम खत्म होना ये एक फैक्टर था जो शेप दे रहा था उस समय की पॉलिटिक्स को। दूसरा मंडल इशू। मंडल इशू में क्या हो जाएगा? दिस इशू स्टार्टेड विद द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट that recommended its implementation in 1990s, which was reservation of 27% job in central government of OBC candidates only. This brought widespread anger and played a crucial role in shaping politics since 1989. ठीक है, तो मंडल इशू दूसरा हो गया। तीसरा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। These were announced। देखो ये जो क्वेश्चन है रिपीटेटिव टर्म्स में, टर्म 2 एग्जाम में भी आया था, ठीक है, तो उस तरह से कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिफाइड रहते हैं, क्लियरली रिपीटेटिव टर्म्स में पूछे जाते हैं, उनका विशेष ध्यान रखिएगा। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, these were announced by the announced as structural adjustment program that were initiated by Shri Rajiv Gandhi but were more visible under Shri Narasimha Rao's tenure from 1991. They opened up country's economy to the world and improved our foreign reserves, and successive government have continued to broadly follow them. तो ये क्या हो गया? ये भी एक रिफॉर्म था जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया। Assassination of Shri Rajiv Gandhi, so he was assassinated during the election rally in Tamil Nadu by LTT group. The election of 1991 saw Congress emerge as the largest party after this, and Narasimha Rao was appointed as the prime minister. तो ये सारी चीजें थी। इसी के साथ में हमारा ये जो सैंपल पेपर था वो होता है खत्म। देखो मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर लेना तो सारे आंसर वहां मिल जाएंगे। वैसे मैं भी इनका पीडीएफ बना के दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। दूसरी चीज ये है कि आंसर जानने से ज्यादा जरूरी पेपर में जो रहा पूरा का पूरा वो ये था कि आपको एक पैटर्न समझना हो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, जो बीच बीच में मैं आपको बताते चला। ठीक है, उस पार्ट को अगर आपने समझा है तो भी आप मुस्कुरा रहे होंगे। क्लियर हुआ? तो ये हमारा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। विल सी यू विथ द रिमेनिंग चैप्टर्स। डोंट वरी, आई सेड ना, चिंता मत करना, बस सारी चीजें विथ टाइम हो जाएगी। आपके एग्जाम आपके पेपर की आपसे ज्यादा मुझे चिंता है, तो वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। क्लियर हुआ? उसके अलावा अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल क्लासेस होती है जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां अपने एजुकेटर्स वगैरह के साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। आई टीच फॉर 9th and 10th ऑन अनअकैडमी प्लस। ठीक है, उसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी भी क्लास में हो, 9th से 12th तक, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, यू शुड नॉट मिस दिस। क्या है ये एग्जाम होना है अनसेट, अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जहां पर आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो एग्जाम होंगे 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में होंगे। इन एग्जाम्स में आप कह सकते हैं आपका सिलेबस जो है आपकी क्लास का ही सिलेबस आएगा, जिससे आप अगर टॉप रैंकर्स में आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है अप टू 100%। ठीक है, स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में जाके आप मेंटरशिप ले सकते हैं अपने टीचर्स से, जो एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आपको यूरो स्पेस सेंटर जाने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो इफ यू आर व्हाट यू आर थिंकिंग फॉर, मतलब कहानी यहाँ पे ये है। ठीक है, आपको कुछ सोचना ही नहीं, यू शुड एनरोल इन दिस एग्जाम यूजिंग द कोड दिगराज। ठीक है, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। 99 रुपीज एनरोलमेंट फी है, तो वहां पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। यू कैन एनरोल इन दिस एग्जाम। एग्जाम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से दिया जा सकता है। तो अक्रॉस कंट्री 2 लाख से ज्यादा बच्चे ये एग्जाम दे रहे हैं। बहुत सारे सेंटर से 5000 से ज्यादा, नहीं 75 सिटीज में सेंटर से 5000 से ज्यादा स्कूल से एसोसिएशन है, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं अनसेट में। सो यू शुड ऑल्सो ट्राई फॉर दिस। फाइन, मेरे जो कोर्सेज है 9th 10th के लिए, तो 9th के लिए अभी रिविजन कोर्स चल रहा है सितंबर में, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। उसके अलावा इफ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन, ये जो डेट है सितंबर 22 तब तक ऑफर चल रहा है सितंबर एक्सटेंशन, जहां पे आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का एक्सटेंशन, 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 1 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, एंड यू कैन सेव अप टू 23%। क्लियर है? 2 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, आइकॉनिक और प्लस। आइकॉनिक में
आपको 1-to-1 मेंटरशिप, ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सब कुछ मिल जाता है। प्लस में लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सब कुछ मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो इसी के साथ ये कहानी यहां समाप्त होती है। आगे मिलेंगे चैप्टर्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।